आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं प्रसून लतांत, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज हमारे खास मुलाकात के खास मेहमान हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। राजाराम त्रिपाठी जी का स्पेशल कवरेज न्यूज़ में स्वागत है, अभिनंदन है। राजाराम त्रिपाठी जी किसान नेता हैं, साहित्यकार हैं, कृषक भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं, विचारक भी हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों पर, परिस्थितियों पर हमेशा लगातार अखबारों में लेख भी लिखते रहे हैं और चैनलों में भी भाग लेते रहे हैं। आज इनसे हम सब लोग बात करेंगे बजट से अपेक्षाएं। बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है और बजट से ही साल भर का खाका खींचा जाता है कि कौन सा वर्ग लाभान्वित होगा, कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा, कौन से उद्योग खत्म होंगे, कौन से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 2 सालों से हमारा देश कोरोना पीड़ित रहा है, कोरोना की समस्याओं से ग्रस्त रहा है और इसी के साथ एक किसान आंदोलन भी चलता रहा। तो आम आदमी के साथ किसानों की अपेक्षाएं क्या रहेंगी, यह जानने की कोशिश हम डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से करेंगे। लेकिन 2-3 बातें मुख्य रूप से कहने की जरूरत है। एक तो यह कि स्वास्थ्य का जो बजट है, स्वास्थ्य पर जो पैसा खर्चा किया जाता है वो बहुत कम है। तब भी नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग वैक्सीनेशन को लेकर खूब तालियां पीट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य पर पिछले साल की बजट में कोई खास पैसा नहीं खर्च किया गया, बल्कि उसमें जल परियोजनाओं को साथ साथ जोड़ दिया गया और कहा गया कि देखो हमने बढ़ा दिया है, हमने पैसा खर्च कर दिया है। उसी तरह से 2 सालों से स्कूल भी बंद रहे हैं और स्कूल बंद होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो आदिवासी हैं, दलित हैं, जो हाशिए पर के समुदाय हैं, उनके बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि डिजिटल पढ़ाई में वो सब पिछड़ गए हैं। उन्हें ना मोबाइल फ़ोन है, ना उनके पास लैपटॉप है, ना और अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। इवन यहाँ तक कि छात्रवृत्ति जो छात्रों को मिलती थी उसमें भी भारी कटौती कर दी गई। उसके बाद स्वास्थ्य में ही सफाई की बात की गई थी कि भाई स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन सफाई का नारा तो बहुत चलता रहा, लेकिन देश भर के सफाई कर्मचारियों को ठीक से सैलरी भी नहीं मिली है। उसी के बाद स्वास्थ्य में हेल्थ इंश्योरेंस की बातें की जा रही हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है। यानी आप स्वास्थ्य के ढांचे को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि ज्यादा लाभ कंपनी के लोगों को ही मिलता है। और शिक्षा में भी बजट बढ़ाया ही नहीं जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बजट पेश किया जाएगा, यह भी देखने की बात है कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग थे वो तबाह हो गए, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो काफी मुनाफे में रहे, काफी आमदनी में रहे। कहा भी जा रहा है कि पहले तक 2-3 साल पहले तक हमारे देश में 102 अरबपति थे, अब अरबपतियों की संख्या 142 हो गई है। तो कारपोरेट को छूट दी जा रही है, बाकी लोगों पर डंडे चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मौजूदा सरकार से हम जो बजट की अपेक्षा कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आप बताएं कि कैसा होगा बजट या कैसा होना चाहिए बजट? धन्यवाद प्रसून जी। मैं चूंकि मूलतः किसान हूं और किसानों की क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं इस बजट से, इस पे केंद्रित करूंगा, क्योंकि अखिल भारतीय किसान महासंघ, इसमें देश के 40 किसान संगठन हैं। देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है साग सब्जी उत्पादकों का, वो भी इसका सदस्य है। और फल उत्पादक किसानों के भी संगठन है
और सभी उत्पादक किसानों के संगठन हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं, सबकी ख्वाहिशें हैं, इस बजट से सबकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। और लेकिन हालात वही है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी कम निकले। लेकिन ख्वाहिश तो रहती है बजट से। बजट एक को पेश होगा प्रसून जी, लेकिन मैं पहली जो शिकायत आपके चैनल के माध्यम से दर्ज करना चाहता हूं कि बजट के पहले यह सरकार व्यापारी वर्ग से, एसोचैम से, सीआईआई से, चेंबर ऑफ कॉमर्स से चर्चा करती है। वित्त मंत्री प्राय चाय पे बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि बताओ मेरे आका, आपके सेवा में हम क्या पेश करें। और फिर नीतियां आप देखिएगा इन बड़े कारपोरेट के पक्ष में गढ़ी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग जो इस देश का है, 70% किसान है। और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हाथी के पैर में सबका पांव कहते हुए सारी अर्थव्यवस्था किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। आप सुनते हैं कि व्यापारियों से पूछेगा इस साल दिवाली कैसी रही, किसी भी शहर में जाके, तो कहता है इस साल फसल बड़ी कमजोर रही, इसलिए दिवाली अच्छी नहीं बनी। क्योंकि किसान की जेब में अगर पैसा जाता है तो वो क्या करेगा, सोना चांदी खरीदेगा या वाहन खरीदेगा या घर बनाएगा, तो ये पैसा बाजार में ही जाता है। और 25 लाख करोड़ का, देखिए इस देश का बजट समझे हम लगभग 24 लाख 25 लाख के आसपास आता रहा है, टोटल बजट, सकल बजट। और किसानों के इनपुट एंड आउटपुट का जो कंप्लीट टर्नओवर है वो 25 लाख के आसपास है। तो एक मेरा मानना है कि किसान वर्ग से चर्चा करना और चर्चा करके किसान उन्मुख नीतियों को लागू करना बजट के लिए बड़ा जरूरी होता है। अभी तक सरकार की परंपरा में नहीं आया। आप इसको ऐसे समझो प्रसून जी, रेल, हमारे यहाँ जो रेल है वो एक बहुत बड़ा निकाय है। ये समझे कि यह उपक्रम विश्व के सबसे बड़े उपक्रमों में से एक माना जाता है। और रेल का बजट पृथक पेश किया जाता रहा है पहले। तो मैं बार बार अखिल भारतीय किसान महासंघ की ओर से पिछले 20 वर्षों से मांग उठाता रहा हूं कि कृषि बजट भी अलग से क्यों नहीं पेश किया जाता। क्योंकि खेती खाली एक धान या गेहूं उगाने वाली बात नहीं, ये बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें पोल्ट्री, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, बकरी पालन भी आता है, इसमें पर्ल कल्चर, मोती उगाना भी आता है, इसमें डेयरी भी आता है, इसमें कोशा सेरिकल्चर जो कपड़े रेशम के बनते वो भी आता है। तो इसमें करीब 22 अलग अलग उपक्रम है, बहुत बड़ा वो है। तो कृषि क्षेत्र पे फोकस होना, कृषि को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है, मैंने बताया सरकार बात ही नहीं करती किसानों के वर्ग से, किसान संगठनों से। और कृषि का बिल अलग से पेश करना तो दूर की बात है। अब रहा सवाल कि जो बजट आ रहा है इसमें क्या क्या चाहते हैं किसान। तो सबसे पहली बात तो किसान चाहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार जिस पे कमेटी लाने की बात भी की थी, तो उम्मीद की जाती है कि इस बजट में एमएसपी को लेके स्पष्ट नीति घोषित करे और कोई नीति, मतलब कोई निर्णायक घोषणा सरकार करे, पहली बात। दूसरी चीज, मैं करीब 9 बिंदु मैंने सोचे हैं, बहुत छोटे छोटे भी, क्योंकि समय बड़ा सीमित है और प्रकाश डालूंगा कि किसानों को फायदा, आप लोगों को ज्ञान हो या ना हो, इस सरकार ने जो एक कृषक सम्मान निधि की घोषणा की है, 6,000 रुपए साल में देती है। तो जब ये सरकार घोषणा पत्र बना रही थी तो करीब 15-16 किसान नेताओं को और कृषि विशेषज्ञों को इसने बुलाया था, घोषणा पत्र समिति ने। तो ये बैठक हुई थी माननीय राजनाथ जी के घर पे। उसमें घोषणा पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष शिवराज चौहान जी भी थे और बड़े बड़े किसान नेता भी थे और कई मंत्री थे, मेरे ख्याल से 5-7 मंत्री भी थे उसमें निर्मला सीतारमन जी भी थी जो वित्त मंत्री है, वो भी थी। और उसमें मैंने ही सुझाव दिया था कि किसान जो है, किसानों को कुछ एक मुफ्त राहत दी जाए। 2 बातें थी। और जिस तरह से तेलंगाना सरकार लगभग 16,000 रुपए देती है किसान को तो सहायता, तो उसी तर्ज पे दिया जाए। तो
16,000 के बजाय जब ये योजना, मेरी बात तो मान ली सबने, बड़ी तारीफ भी की मेरी कि बड़ा अच्छा सुझाव है, और लेकिन उसको 6,000 कर दिया। अच्छा। तो 6,000 भी 2-2 हजार करके 3 किस्तों में जाता है। दूसरी चीज थी कि एक इस देश में जब 50-60 साल से ऊपर का किसान हो जाता है, 60 साल तक मेहनत करता है, और जब उसका शारीरिक बल कम होने लगता है, परिवार में वो मुखिया नहीं रहता, बच्चों की शादी हो जाती है और मेहनत उतनी कर नहीं पाता, तो कई बार उसकी स्थिति बड़ी दिक्कत बुरी हो जाती है। तो मैंने कहा था एक किसान सम्मान निधि दें आप, उसमें इतनी राशि हो कि एक व्यक्ति के बुजुर्ग व्यक्ति का गुजारा हो जाए, जो 60 सालों तक 65 सालों तक मेहनत करके पसीने से सींच के देश का पेट भरता है, वो कम से कम अपना बुढ़ापा ससम्मान गुजार सके। इस पर भी उन्होंने बड़ी तारीफ की और मान लिया था। लेकिन जब स्कीम बनी, तो जिसने भी बनाया है मैं तो उसके उन्हें धन्य कहता हूँ। उन्होंने कुल मिला के उसे एक आवर्ती योजना, पीयरलेस की योजना बना दिया कि 50 रुपया हर महीने दो, 20 साल तक दो, तो आपको 2,000 रुपया मिलेगा, 40 साल बाद मिलेगा। तो इस तरह की योजना बना के उन्होंने दी कि अब 50 और 60 साल वाला किसान तो घेरे में नहीं आता उसमें, जो बूढ़ा किसान है, जिसके लिए योजना बनाए थे। तो उस योजना का कुल मिला के तेल निकाल दिया। योजना आई जरूर, नाम भी बड़ा अच्छा दिया उन्होंने, लेकिन कुल मिला के योजना का दम निकाल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इन योजनाओं में सुधार होगा। तीसरी चीज क्या है, इस सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब आय तो दुगनी हुई नहीं प्रसून जी। हम आप देख ही रहे हैं, महंगाई किस दर से बढ़ी, खाद, बीज, दवाई, सबके दर आसमान को छू रहे हैं। डीजल की कीमत पे 33% की वृद्धि हुई, और खेती में जुताई कर रहे चाहे ढुलाई करें, सब पे ट्रैक्टर लगता है। तो लागत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे हाँ, आ गई आ गई। तो मुझे ये लगता है कि अब सरकार जो है कम से कम डीजल पे जो अपना भारी मुनाफा कमा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत में इनको मिल रहा है, लेकिन टैक्स से अब मुनाफा कमा रहे हैं। ये अपने तिजोरी में थोड़ा सा मतलब ढील दें और किसानों को डीजल जो है कम रेट पे दें। इसके अलावा जो जीएसटी है, कि एक तरफ तो आप किसी को 2,000 रुपया राहत दे रहे हो, दूसरी तरफ उसके पॉकेट से डीजल की कीमत बढ़ा के ले रहे हो पैसा। फिर अगर वो किसान मशीनरी खरीदने जाता है तो उस पर भी जीएसटी है। किसान को जीएसटी हर चीज पे देना पड़ता है, खाद पे, बीज पे, ट्रैक्टर पे, टायर पे। तो ये जीएसटी की मात्रा कम की जाए और छोटे कृषि यंत्रों यह अपने जीएसटी से बाहर रख सकती है। इससे बड़ी राहत मिलेगी किसानों को। इसके अलावा आयकर को भी प्रगतिशील किसान, अगर कोई नवाचार करता है, कोई इंटरप्रेनर किसान है, नई फसल करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है किसान, तो उसे अगर लाभ मिलता है तो आयकर विभाग वाले की कागजी कार्यवाही इतनी ज्यादा है, और चूंकि वो पढ़ते रहते हैं किसान आत्महत्या करते हैं, तो मानने को तैयार नहीं कि इसमें कोई किसान मुनाफा भी कमा सकता है। उसके उसके घर की खुदाई तक कर डालते हैं, और इनके मुंह में खून लगा। बहुत भ्रष्ट डिपार्टमेंट है ये। जिस तरह से पुलिस होती है, वैसे ही सफल लोगों के लिए आयकर जो है, मेरा मानना है पुलिस से भी ज्यादा गया बीता है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है इस विभाग में। किसानों को कम से कम सरकार अगर कहती है कि खेती पर टैक्स नहीं है, तो कथनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए दुनिया भर की कागजी कार्यवाही, बिल, बही, बाता, तो उसके बाद भी आयकर की नोटिस वो बंद की जाए। ये कर सकते हैं, जिसमें इनका खर्चा कुछ नहीं होना है। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये करना चाहिए। और एक काम जिसमें इनको कोई खास खर्चा नहीं होगा, मूल्य लागत आयोग जो है, सीएसीपी, कृषि मूल्य एवं लागत, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है, उसके मूल्य पे कोई आदमी खरीदता नहीं, क्योंकि उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं, कानूनी मान्यता नहीं है। तो सीएसीपी को कानूनी बाध्यता जमा दे दे, तो मेरे ख्याल से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने में किसानों के लिए आसानी रहेगी। वो मूल्य को बाध्यकारी बनाया जाए। इसमें भी मुझे लगता है किसानों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी
न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अगर खरीदेंगे तो किसान का घर भी चलेगा और साथ ही साथ व्यापारी को भी उचित कीमत पे मिलेगा। और ये पैसा सरकार के खजाने से नहीं जाएगा, व्यापारी खुद खरीदेंगे। सरकार केवल 7% खरीदती है, बाकी 93% तो व्यापारी खरीदते हैं। तो मेरा मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको लागू कर सकते हैं। इसके बाद एक बिंदु है, चूंकि मैं औषधि खेती का किसान हूँ और प्लांट बोर्ड को 4,000 करोड़ रुपए अभी 2 वर्ष पूर्व घोषणा किया था इन्होंने औषधि खेती के लिए। वो मेरे ख्याल से 10% भी वास्तविक तक नहीं पहुंच पाया है, वो राशि का 10% भी। तो यह सरकार जो है यह सुनिश्चित कर सकती है कि जो 4,000 करोड़ का वादा इन्होंने किया था वो औषधि खेती के किसानों तक पहुंचे। इसके अलावा समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश खेती की योजनाएं प्रसूंजी ठप पड़ी, अधिकांश। कोरोना के समय जो मजदूर आए वो भी बहुत सारे गांवों में अभी भी रुके हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी में नहीं थी। बड़े उद्योग तो चल रहे, लेकिन छोटे उद्योग जो बंद हुए, जिनकी कमर टूट गई, वो खड़े नहीं हो पाए। इस सब का भार किसानों पे पड़ा है, गांव पे पड़ा है और किसानों पे पड़ा है। किसानों की जिम्मे है रोज ये उन लोगों को भी रोजगार देना और अपने में समाहित कर देना। तो ये जो सरकार 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में 6,000 रुपए देती है, यह लगभग 11 करोड़ लोगों को देती है। समझने की कोशिश करिए, जबकि सरकार ही मानती है कि 16 करोड़ किसान है, यानी 5 करोड़ तो आपने नहीं काट दिया। और वास्तव में आईफा का सर्वे कहता है कि लगभग 20 करोड़ किसान हैं टोटल देश में, जिसमें भूमिहीन किसान भी है। भूमिहीन किसान कैसा होता है? जो दूसरे की जमीन पे बटाई पे ले ले, या चरागाह की जमीन है, खाली जमीनें हैं, गवर्नमेंट की जमीन नजूल की है, खाली पड़ी है, उस पर खेती कर रहा है वर्षों से। तो इस तरह के बहुत सारे किसान हैं, लघु किसान हैं, बड़े किसान हैं, मझोले किसान हैं। सरकार कई इनमें कैटेगरी बना दी है और उनको वंचित कर दी है। हालात ये है कि सरकार जिस वर्ग को कोई भी सुविधा नहीं देती, कहती है हम केवल सीमांत किसानों को ही सुविधा देंगे, 4 एकड़ से कम वालों, 4 एकड़ से बड़ा मध्यम किसान, लघु किसान जो है, उसे कोई सुविधा ये देने को तैयार नहीं। जबकि सकल उत्पादन में 70% योगदान इस वर्ग का है, जिसे कोई छूट मिलती ही नहीं। लेकिन वोट की राजनीति है कि पैसा देके ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे हम लें। तो किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने एकदम छोटे छोटे किसानों को ही खाली जोड़ा है, जबकि वो किसान ज्यादातर बेचारे पूरी तौर से किसान भी नहीं है, 6 महीने मजदूरी भी करते हैं, मनरेगा वगैरह भी। लेकिन ये लघु किसान मजदूरी भी नहीं कर पाता है और घाटा जो है, ऐसा नहीं कि मध्यम वर्ग का किसान है, बड़ा किसान है तो उसका ज्यादा पानी बरस जाता है या उसको व्यापारी ज्यादा मूल्य दे देते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये किसान सम्मान निधि योजना है जो प्रधानमंत्री की, इस योजना का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जो 11 करोड़ किसान है, मेरा मानना है कम से कम 16 करोड़ किसानों को इस दायरे में लाया जा सकता है, लाया जाना चाहिए। भले दूसरे मद में, दूसरी योजनाओं में कटौती कर दें, क्योंकि ये पैसा जो जाएगा, ठीक है, किसानों में। दूसरा ये पीएम जो सम्मान निधि योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इसको 6,000 से बढ़ा के, जिस तरह से तेलंगाना में 16,000 के आसपास है, 16,000 से 20,000 रुपया सालाना किया जाना चाहिए। ये किसानों की अपेक्षाएं हैं और ये 16 से 20,000 योजना के लिए जो ज्यादा फंड लगेगा तो अपनी योजनाओं में कटौती कर सकते हैं। ये पैसा अंततः व्यापार में ही आएगा, देश की अर्थव्यवस्था के रोटेशन में ही आएगा और इससे समृद्धि आएगी। तो ये किसानों की ओर से मेरी प्रमुख अपेक्षाएं थी। इसके अलावा भी कुछ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, ये तमाम सिफारिशें जो अभी आपने जिसकी चर्चा की, इसको आपकी ओर से वित्त मंत्रालय को या प्रधानमंत्री मंत्रालय को भेजा गया है क्या ये सिफारिशें? पहले मैं सिफारिशें भेजता था प्रसून जी, यहाँ तक कि जो तीनों कानून आए थे तो सबसे पहले मैंने इन तीनों कानूनों की कमियां, जब ये 5 जून 2020 को आए थे, मैंने
बताया था कि इनमें ये कमियां हैं। और मैं सरकार को हमेशा प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को, पीएमओ को भी लिखता था, कृषि मंत्री जी को भी लिखता था, लेकिन मैंने देखा कि हमारे पत्रों का जवाब तक नहीं देते। ईमेल में 1 रुपया खर्चा नहीं होता, लेकिन ये ईमेल तक का जवाब नहीं देते। कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। किसान इनकी प्राथमिकता में ही नहीं है। तो मैंने पत्र लिखना बंद कर दिया। चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। वो मैं सुनता हूँ कि इस चैनल को पीएमओ भी देखता है, अधिकारी भी कभी-कभी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल पहुँच ही जाएगा, या कोई न कोई पहुँचा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनमें कुछ सुधार हो सकता है। और मैंने तो बड़े संक्षेप में बताया। अगर इन योजनाओं के बारे में विस्तार से कोई जानना चाहे, तो कैसे कार्यान्वित होंगी, फंड कहाँ से आएगा, मैं इस पे भी सुझाव दे सकता हूँ, और व्यवहारिक सुझाव दूँगा मैं। तो क्यों नहीं कोई सांसद क्यों नहीं इस बात को आगे बढ़ाते हैं? जैसे ये आपके तो क्षेत्र के सांसदों से सांसद। पूछिए प्रसून जी, किसी सांसद से पूछिए आप, वो क्यों नहीं बढ़ाते हैं? इससे मुझे क्या मतलब? नहीं, देखिए ये कारण तो बता सकता हूँ। देखिए सांसद जो होते हैं ना, वो अपने पार्टी की विचारधारा से बंधे होते हैं। पार्टी के विरोध में जाके कुछ नहीं कर पाते। और वर्तमान में तो आप देख रहे हैं, सांसद तो छोड़िए, बड़े-बड़े मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, देश के बड़े-बड़े कद्दावर मंत्री हैं। मैं उनके मुँह से में लगता है ज़बान जो है गायब हो गई, वो ही नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए, एक तो पिछले 1-2 सालों में खुदरा चीज़ों की महँगाई जो है वह 5.99% बढ़ गया, और होलसेल की जो चीज़ें हैं वह 14.2% जो है बढ़ गया है। और इसकी माँग की जा रही है कि महँगाई कम होनी चाहिए। समर्थन मूल्य की बात भी की जा रही है कि समर्थन मूल्य जो है वो स्वीकृत होनी चाहिए। आपके किसान बिलों को वापस लेने के बाद आपकी एक माँग जो महत्वपूर्ण रूप से किसानों की बनी बची हुई थी, वो थी समर्थन मूल्य वाली। तो इस पे सरकार ने अभी तक कोई भी घोषणा तो नहीं की है समर्थन मूल्य को लेकर, या उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई बजट में बात आएगी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो समझौता हुआ था सरकार का, हुँ, तो हुँ। सरकार ने कहा था कि एक कमिटी बनेगी जिसमें किसान भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, और मंत्री भी होंगे, सब कोई मिलके समर्थन मूल्य पे नीति बनाएंगे। लेकिन ये 10 दिसंबर को हुआ था, अब करीब पौने 2 महीने होने को आए हैं। सरकार हुँ। को चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है, चुनाव ही उसकी पहली प्राथमिकता है। सत्ता और गद्दी के इर्द-गिर्द सरकारें घूमती हैं, और किसान सरकार के वादों पे भरोसा करके वापस लौट गए, और सरकार के वादों पे भरोसा किया भी जाना चाहिए, हुँ, हुँ। होना भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार जो है उस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से सरकार को जो प्लानिंग कमीशन के इनके अर्थशास्त्री हैं, और मैं समय-समय पे जैसा सुनता हूँ, डिबेट में भी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि भाई समर्थन मूल्य पे किसान दिवालिया हो जाएगी, और इनके जो भोंपू मीडिया है इनका, वो हुँ, भोंपू हुँ। मीडिया भी दिवालिया हो जाएगा देश। जब किसानों ने समर्थन मूल्य माँगा था, तो बड़ा नैरेटिव सेट किया था। बर्बाद हो जाएगा देश, दिवालिया हो जाएगा देश किसानों को देने के चक्कर में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको बताया ही कि केवल 7% गवर्नमेंट खरीदती है, वो भी ना खरीदे, ₹1 ना अपने टेट पे गवर्नमेंट अपने खजाने पे ₹1 ना लगाए, व्यापारी खरीदेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, उससे कम पे खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से उनके उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। और इम्पोर्ट करना बंद करें, जो चीजें देश में उगाई जा रही हैं, देश का किसान उगा रहा है, उसे इम्पोर्ट रोक दें आप, बड़े आसानी से किया जा सकता है। नहीं, लेकिन आप इन सब के किसानों की अपेक्षाओं के साथ ये सब अपेक्षा तो रखेंगे ही ना कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में भी बजट में कुछ ख़ास बात आनी चाहिए जिससे देश को राहत मिले। क्योंकि देश तो ऊपर-ऊपर भले कुछ खुशमिज़ाज सा दिखता हो, लेकिन भीतर-भीतर तो कराती हुई स्थिति में है। और महँगाई खूब बढ़ गई है। अभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने जीएसटी का पैसा भी नहीं भेजा है। तो ऐसे में राज्यों में जो है काफ़ी आपाधापी-सी है, और जो लोग कि कोरोना के समय शहरों से गए थे गाँव में, उनका गाँव में भी कुछ हुआ नहीं है। वहाँ उनके रोज़गार बढ़ाने की दिशा में भी जो है कहीं कोई काम नहीं हो रहा है।
तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या उम्मीद करें इस बार के बजट में, वो क्या करेंगे? फिर वही धन समर्थन बजट होगा या जन समर्थन बजट होगा? प्रसून जी, ज्यादातर सरकारें, मैं इसी सरकार की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर सरकारें चुनाव के वक्त आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चाहे इलेक्ट्रोल क्या आप कहते हैं, अपना चुनावी बॉन्ड्स जो हैं उसके जरिए धन लेती हैं। कुछ घोषित लेते होंगे, कुछ अघोषित रूप में लेते होंगे। एक एक नहीं, ये चुनाव तो में आप देखते हैं सिर्फ चंदा देने वाला, चंदा लेने वाले को ही सिर्फ पता होता है और किसी को पता नहीं होता। वही मैं बोल रहा हूं कि एक चुनाव में, एक सांसद के चुनाव में आप देखते हैं कितना पैसा खर्चा होता है, करोड़ों खर्चा होता है। आप तो अब सांसद की तो छोड़िए, एमएलए और ग्राम प्रधान के चुनाव में लोग 20-20 लाख, 50-50 लाख का 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जननी चुनाव की ये प्रक्रिया ही है। और जब पैसा उद्योगपतियों से लेकर ये हमारे नेतागण पदों पे आते हैं, तो इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, मैं मानता हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिससे लिए हैं उसे उपकृत करें, क्योंकि जो व्यापारी इन पर पैसा लगाया है, तो जिस तरह घोड़े पे दांव लगाया है, तो एक का 10, एक का 20 चाहता है वो। अगर 2 करोड़ दिया है तो 20 करोड़ कमाना चाहेगा। पहले तो उससे उपकृत करते हैं, फिर जो अपनी टेंट की पूंजी लगाई है नेताजी ने, 10-20 लाख रुपया खर्चा किया है, 1 करोड़ खर्चा किया है, उसे भी मैं ब्याज के वसूल करते हैं। तो 2-4 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। फिर तलवार लटक रही होती है कि 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ना है और टिकट भी लेना है, तो टिकट लेने में भी खर्चा है, सुना है बहुत बड़ा खर्चा है, और फिर चुनाव लड़ने में भी खर्चा है। तो आप नेताओं की विचारों की समस्या को नहीं समझते, बड़े दुखी हैं ये लोग। ये तीन जगहों पे लोगों के मतलब अपने आकाओं की आकांक्षाएं पूरी करें, फिर चुनाव, इतने महंगे चुनाव में भाग लें, उसके बाद जनता का कल्याण करने के लिए दम और दाम दोनों इनके पास नहीं बचता है, विचारों के पास में। तो ये वास्तव में केवल भाषणों में ही आपकी सेवा कर पाते हैं, बाकी हकीकत में कहाँ से करेंगे। अभी ऐसी लुभावनी योजनाएं ले आते हैं, लगता है देश का काया पलट हो जाएगा। घोषणा पत्र में देते हैं कि भाई आय दुगनी हो जाएगी, हे किसान तेरी आय हम दुगनी कर देंगे 2022 तक। कहाँ है प्रभु दुगनी, कहाँ है, जरा दिखाइए। 15 लाख तो हम नहीं मानते कि चुनाव जीत के आएंगे 15 लाख देंगे, वो तो आपने कह ही दिया जुमला है, लेकिन किसान की आय तो दुगनी कर देते। कहाँ है, आप बताइए। तो इसका मतलब है कि इस बार बजट का हलवा मीठा नहीं लगने वाला है। देखिए, बजट का हलवा जो है मेरा मानना है, हलवा तो छोड़िए, उसकी कड़ाही की धोवन भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो तो मिठास की तो बात छोड़ दीजिए, ये जो हलाहल विष है वही आम वर्ग के हिस्से में आता है। तो जनता जनार्दन है, जनता तो शिव है, विष पीने के लिए बैठी है। अमृत तो वहीं छान फूक लिया जाता है, दिल्ली में ही। अब आप तो दिल्ली में बैठे हैं, तो आप बेहतर जानते होंगे। तो जो विकास की गंगा जो निकलती है, वो सोमारू राम और हमारे मंगलू राम के घर तक नहीं पहुंच पाती है, समझ गए। तो पिछली सरकारों की पिछली सरकारों का रवैया क्या रहा है बजट में और किसानों को लेकर भाई, के? सरकारों की बात अगर करें तो एक कहावत है, नागनाथ तो सांपनाथ। सांपनाथ और नागनाथ में ज्यादा अंतर यही रहता था कि सांपनाथ अगर काटेंगे तो संभावना रहेगी उसमें कुछ कुछ सांप जहरीले होते, कुछ जहरीले नहीं भी होते, तो शायद आप बच जाएं। लेकिन नागनाथ अगर काट लिए आपको, तो आपका बंटाधार होना तय है, आप स्वर्गलोक की ओर चले जाएंगे। तो अब कौन नागनाथ है, कौन सांपनाथ है, यह मेरे मुंह से आप मत कहलवाइए। वो दिख ही रहा है, जो फनधारी है, जिसमें फन है, वो नागनाथ हैं, और जो मतलब उतने फुर्तीले नहीं हैं, उतने फुफकार नहीं रहे हैं, वो सांपनाथ है। तो सरकारों का चरित्र, सत्ता का चरित्र, प्रसून जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, सत्ता का चरित्र एक ही होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रभुता पाए के ही मद नाही। तो
प्रभुता पाने के बाद, पद पाने के बाद, सत्ता पाने के बाद सबका चरित्र एक जैसा हो जाता है। और मैंने तो जो चुनाव का गणित हम आप सब जानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं। जब नेता कहता है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए व्याकुल हूँ, और जब उसे टिकट नहीं मिलती तो अभी मैं चैनल पे देख रहा था, आपके चैनल पे रो रहे थे नेताजी। मतलब जनता की सेवा करने नहीं मिल रहा है तो नेताजी इतने व्याकुल हो गए हैं, उनकी छाती फटी जा रही है। वो धारो धार रो रहे थे कि मुझे जनता की सेवा से मेरी पार्टी वंचित कर रही है, और बिना टिकट के, बिना पद के तो बेचारे सेवा नहीं कर सकते। जब तक उनकी कार में हुआ हुआ की आवाज ना आए, जब तक 4 गाड़ी आगे और 5 गाड़ी पीछे न रहे, तो जनता की सेवा कैसे करेंगे बताइए आप। ये तो सही बेहद बात जरूरी है। है। तो पश्चिम बंगाल में एक कहावत भी है, जे जाई लंका से होई रावण। यानी जो वाह सत्ता में जाता है वो रावण बन जाता है। यह आम जी। जन के बीच जो है प्रचलित है। लेकिन पिछले दिनों आपसे हमारी चर्चा हो रही थी किसानों की आत्महत्या को लेकर। क्या इन बजट में किसानों की आत्महत्या के सवाल को हल करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया होता है क्या? प्रसून जी, जब दिल्ली की देहरी पे, संसद के बाहर दिल्ली की देहरी पे 700 से ज्यादा किसान दम तोड़ दिए, और हुँ, संसद के हमारे नेतागण एक बूंद आंसू नहीं बहा पाए। ये तो घड़ियाली आंसू बहाने में लोग माहिर हैं। हमारे अभिनेताओं को तो रोने के लिए ग्लिसरीन लगाना पड़ता है। ये तो इतने हुँ, महान धन्य पुरुष हैं कि जब चाहे आप देखिएगा, माइक और कैमरा अगर सब सही है तो 3 सेकंड के नोटिस पे, केवल 3 सेकंड के नोटिस पे रो देते हैं। गला इनका रूंध जाता है। जनता के मतलब पीड़ा से इतने व्याकुल होते हैं ये। तो हुँ, हुँ। क्या है कि यह सोचना कि कुछ इधर इससे कुछ निकलेगा, तो मेरा कहना ये है, इन तिलों में तेल ही नहीं है तो निकलेगा क्या। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो ये आपने आज किसानों की अपेक्षाओं को रखने की कोशिश की और मुझे लगता है कि अगर सरकार इन सब सिफारिशों को भी बजट में शामिल करती है, तो किसानों की हालत जो है सुधर सकती है। और ये सभी लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में शायद समर्थन मूल्य को लेकर कोई बात हो। अब होती है कि नहीं होती है, यह अलग बात है, लेकिन सरकार का कर्तव्य तो है कि जब आप 3 बिल को वापस ले चुके हैं और किसान जो है 3 बिलों की वापसी के साथ समर्थन मूल्य की माँग को लेकर डटे हुए थे। तो सरकार को जो है बजट में ये करना चाहिए और किसानों की आत्महत्या के सवाल को भी हल करने की दिशा में बजट में आना चाहिए। और इस सब के साथ मुझे लगता है कि अ, देश के जो आम आदमी हैं उनको ध्यान में रख के बजट में प्रावधान होने चाहिए। महँगाई तो जितनी जल्दी कम से कम की जाए उतना ही ठीक है। नहीं तो मैं अभी देख रहा हूँ कि शहरी क्षेत्रों में भी मकान के कमरे जो है खाली हैं, लोग अभी तक वापस लौटे नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपने ही इलाकों में हैं लेकिन वहाँ उनको कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें भी जो है छाती पीटती रहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे की कमी है। महँगाई बढ़ती जा रही है और तीसरा कि सरकार भी जो है ज़्यादातर चुनाव के समय व्यस्त रहती है और चुनाव में ढेर सारे मानो लुभावने नारे और वादे कर दिए जाते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, तो सरकार वहाँ उनको धोखा ही देती है। अब ये जो बातचीत चुनाव सुधार की बात भी कई बार की जा रही है। आज चुनाव जो है बहुत अधिक पैसों का खेल हो गया है और इसको मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे कम होने के बजाय इसमें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जाने लगे हैं और इन पैसों में दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को समझाना नहीं है कि आप कैसे मतदान करें, लोगों को भरमाना है। तो लोगों को भ्रमित करना है। तो भ्रमित करने के लिए जो है पैसों का इतना बड़ा भंडार जो है वह स्वाहा कर दिया जाता है। और अभी एक तो हेल्थ की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और उसके बाद रोज़गार की दृष्टि से बजट में कुछ प्रावधान आना चाहिए। नहीं तो फिर वो जो बजट बनाने वाले और बजट तैयार करने वाले जो कर्मचारी और अफ़सर जो हलवा बनाते हैं, वो हलवा उनके लिए तो मीठा ज़रूर होगा, लेकिन जनता के लिए वो मीठा नहीं होगा। आज आपने इस बजट के लिए समय निकाला और किसानों की अपेक्षाओं को सामने रखने की कोशिश की और हम उम्मीद करते हैं
कि अगर आपकी इन सिफारिशों पर बजट में कोई स्थान मिलता है तो यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। लेकिन नहीं, आप अगर आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस भी है और मैं पूरे महात्मा गांधी के साहित्य को लगातार पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे उसमें दिखाई पड़ता है कि गांधी जी इस देश में सबसे अधिक अगर महत्व किसी को देते थे, तो वो किसानों को महत्व देते थे। क्योंकि वो मानते थे कि 80% लोग जो है किसान हैं। धीरे-धीरे सरकारों ने अपनी योजनाओं के ज़रिए किसानों की संख्या कम की है, उनको मज़दूर बनने के लिए बेबस किया है। तो आज गांधी जी को याद करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार को गांधी जी की कुछ इज़्ज़त मन में है, तो वो कम से कम किसानों के प्रति अपना नज़रिया बदले। और किसानों को अगर आप ठीक करते हैं, तो शिक्षा भी ठीक हो सकती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है और गाँव का माहौल भी ठीक हो सकता है। क्योंकि किसान के साथ ही हमारे देश की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति भी और दैनिक व्यवहार भी। ये तो किसानों को मना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना सारा अनाज उपजा कर रख दिया था, तो कोरोना के समय में जो है किसी को भूख मरने की नौबत नहीं आई। नहीं तो अगर किसान और भी कमज़ोर हुए होते और अनाज उपजा के नहीं करते, तो बहुत ही दुर्दशा देखने को मिलती। वैसे भी दुर्दशा कम हुई नहीं है। गंगा में लाशों का बहना का दृश्य जो है, इस देश के लोगों ने और दुनिया ने पहली बार देखा है। ऐसा दृश्य दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिला है कि गंगा में लाशों की कतारें बही जा रही थी। तो आज आपने स्पेशल कवरेज न्यूज़ के लिए ये समय निकाला, एक बहुत ज़रूरी चर्चा थी बजट पर। और एक यह भी देखा जा रहा है, आज से 20 साल पहले अखबारों में भी उत्सव होता था। जैसे बजट बनाने वाले अधिकारी और कर्मचारी हलवा बनाते थे, उसी तरह से हर अखबारों में भी जो है एक उत्सव की तरह होता था और बड़ी मेहनत की जाती थी जनता को बताने के लिए कि देखो सरकार ने आपके लिए ये बनाया, आपके लिए ये किया। अब अखबारों में भी जो है बजट को कोई खास महत्व नहीं होता। इवन आप देखिएगा 2 फरवरी को अखबार में, किसी भी अखबार में बजट पर कोई संपादकीय तक नहीं होगी। अब तो संपादकीय भी नहीं छापते। तो अखबारों की भूमिका भी जो है वह मतलब बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है और आम आदमी को तो अब शायद अखबारों से और मीडिया से भरोसा उठ भी गया है। प्रसून जी, अखबारों की बात कही आपने, तो मैं पहले भी संपादकीय पढ़ता था, बजट आता था, तो बजट के पहले भी मीडिया कहता था ये किया जाना चाहिए, ये किया जा सकता है। प्री बजट एक इशू आता था और हाँ, बजट के सेकंड बाद रिव्यू आता में था, जी पहले संपादकीय से में कराया जाता था। जी आलोचना भी आती थी। आज सरकार की बजट की आलोचना लिखने की का संपादकीय, मुझे तो नहीं लगता, हिंदी पत्रकारों में बहुत ही कम पत्रकार होंगे, मतलब समाचार पत्र होंगे जो उसकी आलोचना लिखेंगे। आप देख लीजिएगा, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 3 दिन बाद आएगा। अंग्रेजी समाचार पत्रों में कुछ लिखा जा सकता है जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। वो जानती है कि अंग्रेजी ये जनता नहीं समाचार या पढ़ती है। तो हाँ, या तो अधिकारी पढ़ते हैं और अधिकारियों को पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, करना तो उनको वही है जो सरकार कराएगी। तो वास्तव में मीडिया के रोल पे आपने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात आपका मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचे। आप का जो ट्विटर अकाउंट है या क्या ट्वीट सब करते हैं, तो आप लोग इसे बताएं कि किसान इस सरकार से नाराज है और साथ ही साथ निराश भी है, और सरकार अगर चाहती है कि उसका इकबाल बना रहे और वास्तव में यह देश सुचारू रूप से चले, तो देश और किसान को प्राथमिकता में रखना होगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद। स्पेशल कवरेज न्यूज़ के लिए समय निकाला। अखबार वाले संपादकीय लिखे ना लिखे, लेकिन हम दोनों ने स्पेशल कवरेज न्यूज़ पर बजट पे बात तो कर ली। और अगर बजट फिर आएगा तब भी उसके बाद फिर बैठेंगे और फिर उसकी भी समीक्षा। आपको धन्यवाद प्रसून जी। हाँ, हाँ। आपको धन्यवाद और स्पेशल कवरेज न्यूज को स्पेशल धन्यवाद। आप दोनों को स्पेशल धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।